नमस्कार। वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का जो पाठ है उसका नाम है कविता के बहाने। यह एक छोटी कविता है जिसको लिखा है कुंवर नारायण ने। उनका शुरुआती काव्य सृजन का जो कालखंड था वह था 1950 के आसपास। उन्हें उनकी लंबी काव्य रचना आत्मजयी के कारण प्रसिद्धि मिली। कुंवर नारायण जी एक प्रयोगधर्मी कवि हैं। ये नए बिंबों, नए उपमेयों और नए उपमानों के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं और तार सप्तक के कवियों में से एक हैं। तो चलिए कविता एक्सप्लेन करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कविता जो है उसका नाम क्या है, कविता के बहाने। तो सबसे पहले इसके भाव पक्ष पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी कविता की व्याख्या करते हैं तो उसके भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष, दोनों पर प्रकाश डालते हैं। तो हमारा जो कवि है आधुनिक समय को देख करके काफी चिंतित है। उसके मन में शंका है, शक है कि आधुनिक जो समय है वो मशीनीकरण का युग है और लोग एकदम मशीन जैसे होते जा रहे हैं और भावनाएं उनके हृदय से विलुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसे में कविता के प्रति लोगों का आकर्षण कहीं कम न हो जाए, इसलिए कवि के मन में आशंका है। और कवि ने यहाँ पर बताया है कि कविता भी चिड़िया की तरह ही उड़ान भरती है, क्योंकि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कला पक्ष इस तरह से है, कविता में तुकबंदी है, मतलब कि कविता की जो पंक्तियाँ हैं उन पंक्तियों का अंतिम जो शब्द है वह शब्द मिलने के कारण तुकबंदी हो रहा है। तो कविता में गानपन उत्पन्न हो रहा है। और कविता के बीच बीच में कवि ने प्रश्न पूछा है, इसलिए प्रश्नार्थक कार्य है और इसकी भाषा जो है सहज और सरल है। तो चलिए कविता की मैं व्याख्या करती हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि कविता एक उड़ान है। और कैसी उड़ान है? स्वच्छंद उड़ान है, स्वतंत्र उड़ान है। कविता की उस उड़ान को चिड़िया कैसे जान सकती है, चिड़िया कैसे समझ सकती है? क्योंकि चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है और कविता के उड़ने की कोई सीमा नहीं होती है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्योंकि कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। कवि की कल्पना कहीं भी विचरण कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया भी कुछ नहीं जानती। अर्थात जहाँ पर चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, चिड़िया भी थक हार कर किसी डाल पर बैठ जाती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। अर्थात कवि के कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। अब चलिए अगले स्टेंजा में देखते हैं कवि ने क्या लिखा है। तो यहाँ पर भी जो है कविता की भाषा सहज है, सरल है और सहजता सरलता के कारण भाषा में प्रवाह उत्पन्न हुआ है और जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्दों का दोहराव आ जा रहा है। और तुकबंदी होने के कारण भाषा में लय विद्यमान है, इसीलिए गानपन उत्पन्न हो रहा है। और कविता के अस्तित्व पर कवि ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो चलिए कविता की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने फूल और बच्चे के माध्यम से एक कविता की अंतर यात्रा की है। जहाँ एक ओर प्रकृति है वहीं दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ हमारा बच्चा है। तो कवि क्या कह रहा है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो कवि कहता है कि कविता एक फूल के समान है, क्योंकि फूल भी खिलता है,
कविता भी खिलती है। लेकिन कविता के खिलने के बारे में भला फूल क्या जाने। कविता कैसे खिलती है यह फूल नहीं जानता। फूल के खिलने की भी एक सीमा होती है। फूल खिलता है, फिर मुरझा जाता है, और जब मुरझा जाता है तो उसका जो सुगंध है वो सुगंध समाप्त हो जाता है, और फूल का जो अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन एक कवि की जो कविता होती है वह कालजयी होती है। एक बार कविता खिल गई सो खिल गई। कवि की कविता, जैसा कि मैंने कहा, कालजयी होती है। तो एक कविता युगों युगों तक अपनी सुगंध से पूरी दुनिया को महकाती रहती है। जैसे रामचरितमानस आज भी घर घर में पढ़ा जाता है। कालिदास का जो काव्य है आज भी लोग पढ़ते हैं। युगों बीत गया तो वो कविता जो है कालजयी है, और उसकी सुगंध को हम लोग आज भी महसूस कर सकते हैं। उसके भाव से आज भी हम लोग अभिभूत हो सकते हैं। फिर आगे क्या कवि कहता है कि कविता को एक खेल के समान कवि बताता है। कह रहा है जैसे बच्चे खेल खिलौने से खेलते हैं, वैसे कवि लोग एक कविता को रचने के लिए क्या करते हैं, शब्दों से खेलते हैं। कविता क्या है, शब्दों का खिलवाड़ ही तो है। जिस प्रकार बच्चे जो खेलते हैं उनके खेल की कोई सीमा नहीं होती है, उनके खिलौने की कोई सीमा नहीं होती है, उनके सपने जो होते हैं वो असीम होते हैं। उसी प्रकार से कवि लोग शब्दों से खेलते हैं। उनके शब्दों का जो खेल होता है, उनकी जो चेतना होती है, उस चेतना का कोई अंत नहीं है। कवि के भावना का कोई अंत नहीं है। फिर आगे कह रहा है कवि कि बच्चे किसी घर की सीमा के बंधन में नहीं बंधते हैं। यहाँ पर कवि ने बच्चों और कविता दोनों को एक दूसरे के समानांतर माना है। पहली वाली जो पंक्ति थी, पहली वाली जो स्टेंजा थी, उसमें कवि ने चिड़िया से कविता को श्रेष्ठ बताया है और फूल से भी कविता को श्रेष्ठ बताया है। लेकिन इस अंतिम पंक्ति में कवि ने बच्चा और कविता दोनों को एक समान बताया है। कवि ने कहा है कि बच्चा एक घर की सीमा में नहीं बंध सकता है, वो किसी भाषा की सीमा में नहीं बंध सकता है। इसी प्रकार से कवि की जो कविता होती है, जो रचना होती है, किसी एक घर की सीमा में नहीं बंध सकती है। वह पूरे विश्व का भ्रमण करती है। जैसे शेक्सपियर की रचना हम आज भी पढ़ते हैं, भारत में भी पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार से कवि ने बच्चा और कविता दोनों को एक दूसरे के समानांतर बताया है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।